एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज हम द हिंदू के नवंबर 14, 2025 के दोनों एडिटोरियल्स को एकदम सिंपल इंग्लिश में समझेंगे, लाइन बाय लाइन। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इन एडिटोरियल्स की सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक और टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस समझने में दिक्कत हो तो पॉडकास्ट को पॉज कीजिए, सेंटेंस को फिर से देखिए और मेरे एक्सप्लेनेशन को एनालाइज कीजिए। हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, अगर आप बिगिनर हैं और 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारा पहला एडिटोरियल है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। टाइटल है अ मॉरल एम्ब्रेस ऑन द यूएस एंड द सीरियन प्रेसिडेंट, मतलब एक अनैतिक मिलन या गठजोड़ यूएस और सीरिया के राष्ट्रपति पर। अमॉरल का मतलब होता है जिसे सही गलत की परवाह न हो। और सब टाइटल है द यूएस अपीयर्स टू हैव गिवन अ फ्री पास टू शरा इन सीरिया, मतलब ऐसा लगता है कि यूएस ने सीरिया में शरा को खुली छूट दे दी है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। For Ahmad al-Shara, the founder of Al-Qaeda's Syria branch and now the president of Syria, his recent visit to the White House has marked a remarkable turnaround in his career. अहमद अल-शरा के लिए, जो अल-कायदा की सीरियाई शाखा के संस्थापक थे और अब सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए उनका हालिया व्हाइट हाउस का दौरा उनके करियर में एक ज़बरदस्त और शानदार बदलाव लेकर आया है। मतलब किस्मत हो तो ऐसी। From commanding an outfit responsible for suicide bombings and targeted killings and carrying a $10 million bounty on his head, Mr. Shara, who until recently was known as Abu Muhammad al-Golani, is now a very close partner of Washington. एक ऐसे संगठन की कमान संभालने से जो आत्मघाती बम विस्फोटों और सोची समझी हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और जिसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम था, मिस्टर शरा, जिन्हें हाल तक अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता था, अब वॉशिंगटन के बहुत करीबी सहयोगी बन गए हैं। आफ्टर दैट मीटिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट ही गेट्स अलोंग विद हिम। उनकी मुलाकात के बाद यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी शरा से अच्छी बनती है। सीरियसली? जस्ट लाइक दैट। In December, only weeks after Mr. Shara's Hayat Tahrir al-Sham (HTS) toppled the secular Ba'athist regime of President Bashar al-Assad and seized Damascus, the US lifted the bounty on the former jihadist commander. दिसंबर में मिस्टर शरा के संगठन हयात तहरीर अल शाम (HTS) द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद की धर्मनिरपेक्ष बैथिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने और डमास्कस पर कब्जा करने के कुछ ही हफ्तों बाद यूएस ने इस पूर्व जिहादी कमांडर पर से इनाम हटा दिया। Earlier this week, Mr. Trump granted Syria wide exemptions on sanctions and pressed Congress to repeal a 2019 law that imposed harsh penalties on the country, while Syria promised to join the war against the Islamic State. इसी हफ्ते की शुरुआत में मिस्टर ट्रंप ने सीरिया को प्रतिबंधों पर बड़ी छूट दी और कांग्रेस पर दबाव डाला कि 1919 के कानून को रद्द कर दिया जाए, जिसने देश पर कठोर दंड लगाए थे, और बदले में सीरिया ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का वादा किया। Mr. Shara has also signaled his desire to improve ties with Israel, America's closest ally in West Asia, even as Israel grabbed more Syrian territories in the Golan region after Mr. Assad's fall. मिस्टर शरा ने वेस्ट एशिया में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के साथ संबंध सुधारने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। भले ही मिस्टर असद के पतन के बाद इजराइल ने गोलान क्षेत्र में सीरिया के और ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया था। Reports suggest the US is preparing its presence at an airbase in Damascus as it brokers a Syria-Israel security pact. खबरें बताती हैं कि यूएस डमास्कस में एक हवाई अड्डे पर अपनी उपस्थिति तैयार कर रहा है क्योंकि वो सीरिया इजराइल सुरक्षा समझौते की दलाली कर रहा है। द मैसेज इज क्लियर। Syria under Mr. Shara seeks entry into the US-led regional order and Washington is reciprocating enthusiastically. संदेश साफ है, सीरिया मिस्टर शरा के नेतृत्व में यूएस के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय व्यवस्था में प्रवेश चाहता है और वॉशिंगटन भी पूरे उत्साह से इसका जवाब दे रहा है।
While allowing a country of 25 million people battered by Western sanctions, foreign interventions, and civil war to join the regional economic mainstream, what troubles many is Mr. Shara's not so distant past. हालांकि पश्चिमी प्रतिबंधों, विदेशी हस्तक्षेप और गृह युद्ध से तबाह 25 करोड़ लोगों के देश को क्षेत्रीय आर्थिक मुख्यधारा में शामिल होने की अनुमति देना स्वागत योग्य है, पर जो बात कई लोगों को परेशान करती है वो मिस्टर शरा का बहुत पुराना अतीत नहीं बल्कि हाल ही का अतीत है। ही वॉज अबू बकर बगदादीज चॉइस टू ओपन अलकायदा सीरिया ब्रांच। वो अबू बकर बगदादी की पसंद थे अलकायदा की सीरिया शाखा खोलने के लिए। He split with Baghdadi when the latter founded the Islamic State in the early 2010s and remained loyal to Ayman Zawahiri's Al-Qaeda. वो बगदादी से तब अलग हो गए जब बगदादी ने 2010 की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना की और आयमन जवाहिरी के अल-कायदा के प्रति वफादार बने रहे। Mr. Shara began to distance himself from Al-Qaeda only after his forces captured Idlib, which became the hub of anti-Assad factions. Mr. Shara ने Al-Qaeda से खुद को दूर करना तभी शुरू किया जब उनकी सेना ने इडलिब पर कब्जा कर लिया, जो असद विरोधी गुटों का केंद्र बन गया। As the ruler of Idlib, he maintained close ties with Turkey. इडलिब के शासक के रूप में उन्होंने टर्की के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। In November 2024, his HTS launched a rapid offensive against the Syrian army, which was badly hurt by Israeli bombings and captured Damascus. नवंबर 2024 में उनके HTS ने सीरिया सेना के खिलाफ एक तेज हमला शुरू किया, जो इजरायली बमबारी से बुरी तरह घायल हो चुकी थी और डमास्कस पर कब्जा कर लिया। Soon after he was embraced by regional and western governments alike. इसके तुरंत बाद उन्हें क्षेत्रीय और पश्चिमी दोनों ही सरकारों ने अपना लिया। While Mr. Shara has promised to build an inclusive Syria, the country has witnessed at least 2 massacres against minorities, against Alawites and the Druze. हालांकि मिस्टर शरा ने एक समावेशी सीरिया बनाने का वादा किया है, लेकिन देश ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कम से कम 2 नरसंहार देखे हैं, अलाविट्स और ड्रूज के खिलाफ। His attempts to centralize power through sham elections have deepened sectarian divides. दिखावे के चुनावों के माध्यम से सत्ता को केंद्रित करने के उनके प्रयासों ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया है। Transnational jihadists within the HTS continue to operate freely. HTS के भीतर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी आज़ादी से काम करना जारी रखे हुए हैं। But the US, once vocally concerned about the human rights situation in Syria under Mr. Assad, appears to have given a free pass to Mr. Shara. लेकिन यूएस, जो कभी मिस्टर असद के शासन में सीरिया में मानव अधिकार की स्थिति के बारे में मुखर रूप से चिंतित था, अब मिस्टर शरा को खुली छूट देता हुआ दिख रहा है। Politics, my friends, is a strange game. If he is rehabilitated without accountability for his past and scrutiny of his present rule, Syria's wounds will remain unhealed, keeping it on the brink for years to come. अगर उन्हें उनके अतीत के लिए बिना किसी जवाबदेही और उनके वर्तमान शासन की बिना किसी जांच के फिर से स्थापित कर दिया जाता है, तो सीरिया के घाव कभी नहीं भरेंगे और ये आने वाले कई सालों तक बर्बादी के कगार पर रहेगा। ओके, दैट वाज सम हेवी इंटरनेशनल रिलेशन स्टफ। अब जरा एक ब्रेक लेते हैं। गाइज, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को याद रखना कितना मुश्किल होता है ये तो आप जानते ही होंगे। बट डोंट वरी, स्कोर क्लेवर आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया है। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप वर्ड्स को एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। ऑल्सो, हमारे ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसा पॉडकास्ट बनाने में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा है। टाइटल है अर्जेंट अपडेट ऑन द इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब तत्काल अपडेट की जरूरत भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। और सबटाइटल है इंडिया नीड्स टू रिवाइज इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली, मतलब भारत को अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तुरंत रिवाइज करने यानी संशोधित करने की जरूरत है। Let's dive in. The retail inflation data for October once again underscore the fact that the update of the Consumer Price Index (CPI) cannot happen fast enough. अक्टूबर के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) का अपडेट जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है,
इसमें और देर नहीं हो सकती। The data show that the rate of overall inflation fell to just 0.25%, the lowest it has been since at least January 2012. आंकड़े दिखाते हैं कि कुल महंगाई दर गिरकर सिर्फ 0.25% पर आ गई है, जो कम से कम जनवरी 2012 के बाद से सबसे कम है। On the face of it, this would be cause for celebration, but a deeper look reveals this drastic fall to be a statistical anomaly rather than an actual fall in price levels. पहली नज़र में देखें तो ये जश्न का कारण होगा, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये भारी गिरावट असल में कीमतों में गिरावट के बजाय एक सांख्यिकीय विसंगति है। मतलब ये नंबर्स का खेल है, हकीकत कुछ और है। The food and beverages category saw prices falling 3.7% in October, the largest in the history of the CPI's current series. खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में अक्टूबर में कीमतें 3.7% गिरी, जो CPI के मौजूदा सीरीज के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। However, the main reason for this contraction was not so much that food prices have fallen, but because food inflation in October last year was a blistering 9.7%. हालांकि इस गिरावट का मुख्य कारण ये नहीं था कि खाने की कीमतें कम हो गई हैं, बल्कि ये था कि पिछले साल अक्टूबर में खाद्य महंगाई 9.7% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी थी। This high base ensured that food inflation in October 2025 was negative, even though vegetable prices in markets have been on the rise recently. इस हाई बेस ने ये सुनिश्चित किया कि अक्टूबर 2025 में खाद्य महंगाई नेगेटिव में चली गई, भले ही हाल में बाजारों में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हों। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। मतलब पिछले साल पेपर बहुत टफ था तो 100 में 30 मार्क्स आए, इस साल इजी था तो 40 आए। तो ग्रोथ तो दिख रही है, पर असल में परफॉर्मेंस अभी भी खराब है। With the food and beverages category enjoying a weightage of nearly 46% in the overall CPI basket, this statistical anomaly in food inflation was responsible for pulling the entire index down. चूंकि CPI बास्केट में खाद्य और पेय श्रेणी का वजन लगभग 46% है, खाद्य महंगाई में ये सांख्यिकीय विसंगति पूरे इंडेक्स को नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार थी। Indeed, inflation in nearly every other major subgroup, fuel and light, housing, tobacco and the miscellaneous category, was higher this October than last. वास्तव में लगभग हर दूसरे प्रमुख उपसमूहों जैसे ईंधन और प्रकाश, आवास, तंबाकू और मिसेलेनियस श्रेणी में महंगाई इस अक्टूबर में पिछले अक्टूबर की तुलना में ज्यादा थी। The impact of the GST rate cuts has so far been seen only in the clothing and footwear category, the only one apart from food to see inflation lower than last year. GST दरों की कटौती का असर अब तक सिर्फ कपड़े और जूते चप्पल की श्रेणी में ही देखा गया है, जो खाने के अलावा एकमात्र ऐसी श्रेणी है जिसमें पिछले साल की तुलना में महंगाई कम देखी गई है। All of this shows just how skewed the inflation measure is. ये सब दिखाता है कि महंगाई का ये माप कितना तिरछा है। Not only is it outdated with the base year set as 2012, but the weightages are no longer accurate and more often obscure rather than clarify. ये ना केवल पुराना हो चुका है जिसका बेस ईयर 2012 है, बल्कि इसका वेटेज भी अब सटीक नहीं है और ये स्थिति को साफ करने के बजाय ज्यादातर धुंधला कर देता है। The disconnect between the CPI and reality can perhaps best be shown by the fact that people the Reserve Bank of India had surveyed in September had said that their perceived inflation rate was 7.4%, a far cry from what the CPI reported. CPI और हकीकत के बीच का अंतर शायद इस तथ्य से सबसे अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है कि जिन लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर में सर्वेक्षण किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी महसूस की गई महंगाई दर 7.4% थी, जो CPI द्वारा बताई गई दर से बहुत दूर थी। एग्जैक्टली, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तब पता चलता है असली महंगाई क्या है। The urgency behind the update is not just because of the vast gap between measured and perceived inflation. इस अपडेट के पीछे की तात्कालिकता सिर्फ मापी गई और महसूस की गई महंगाई के बीच के भारी अंतर के कारण नहीं है। It is also because the RBI's Monetary Policy Committee uses the CPI as its benchmark when deciding what to do with interest rates. ये इसलिए भी है क्योंकि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या करना है ये तय करते समय CPI को ही अपना बेंचमार्क मानती है। Its next meeting is in December and it will have to decide whether to keep rates unchanged or to cut them. इसकी अगली बैठक दिसंबर में है और उसे ये तय करना होगा कि दरों को अपरिवर्तित रखा जाए या उनमें कटौती की जाए। It will have to contend with growth data clouded by the temporary impact of the GST rate cut related demand boost. इसे उन विकास आंकड़ों से भी जूझना होगा जो GST दर में कटौती से संबंधित मांग में अस्थायी वृद्धि के प्रभाव से धुंधले हैं। Having to also pass through anti-inflation data beset by statistical anomalies will only make accurate policy making that much harder.
और साथ ही सांख्यिकीय विसंगतियों से भरे महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करने से सटीक नीति निर्माण और भी मुश्किल हो जाएगा। The Ministry of Statistics and Program Implementation has said that the new series of the CPI will be ready by the first quarter of the next financial year. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि सीपीआई की नई श्रेणी अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक तैयार हो जाएगी। The sooner it happens, the better. ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। So that's a wrap on today's editorials. एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और दूसरा इंडियन इकोनॉमी का। I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। And now for the most exciting part of our day. स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर शाम 7 बजे होने वाले एडिटोरियल वोकैब लीग के लिए तैयार हो जाइए। ये सिर्फ एक क्विज नहीं, ये है IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। जी हाँ, आप डेली लाइव क्विज में compete करते हैं, स्कोर बनाते हैं और मंथली लीग्स में हिस्सा लेते हैं। एंड यस, देयर आर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स टू। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं एंड हैव सम फन व्हाइल डूइंग इट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। Joining link is in the description. This is your host Neha signing off. Keep learning, keep growing. See you tomorrow.